हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको 2024 में रिलीज़ हुई मराठी मूवी जुना फर्नीचर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब इस कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जिनका नाम होता है गोविंद पाठक। वो एक जगह पर अपनी सब्ज़ी खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन उनके पास सब्ज़ी वाली को देने के लिए पैसे नहीं होते। अब सब्ज़ी वाली गोविंद जी से ज़्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे भी पता था कि गोविंद जी एक ईमानदार इंसान है। वो सच में ही किसी प्रॉब्लम में होंगे और इसलिए शायद वो पैसे नहीं दे पाए। अब ये सब्जी वाली गोविंद जी से कहती है कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, वो उसे पैसे कल भी दे सकते हैं। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है। अब ये गुंडा सबसे ज़बरदस्ती पैसे लेने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक इंसान चाय बेच रहा होता है और ये गुंडा जाकर उसके भी पैसे ले लेता है। अब वो चाय बेचने वाला उस गुंडे से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ पैसे छोड़ दे ताकि वो अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस पे कर सके। अब वो गुंडा उस चाय वाले की एक भी नहीं सुनता और पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो चाय वाला उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और इसी चीज़ में उन दोनों की हाथापाई हो जाती है। अब ये सब चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर गोविंद जी आते हैं और उस गुंडे को उस चाय वाले के पैसे लौटाने के लिए कहते हैं, जिस बात के लिए गुंडा मना कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि गुस्से में आकर गोविंद जी उस गुंडे को एक थप्पड़ मारते हैं, जिस बात से वो गुंडा शॉक्ड रह जाता है और गोविंद जी को भी बदले में थप्पड़ मार देता है। अब ये गुंडा गोविंद जी को अपने बॉस पकिया भाई के अड्डे पर लेकर जाता है और फिर पकिया भाई से मिलवाता है। पकिया भाई और गोविंद जी में बहस होने लगती है, जिसमें गोविंद जी का कहना ये था कि अगर वहाँ पर उस गुंडे की जगह कोई और भी होता और किसी के साथ गलत कर रहा होता तो गोविंद जी उससे भी थप्पड़ मार देते। अब पकिया भाई गोविंद जी को धमकी देते हैं कि अगर वो ज़्यादा बहस करेंगे तो वो उन्हें इसी वक्त गोली मार देगा। इन धमकियों से गोविंद जी बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और कहते हैं कि वो जितने भी दिन जिएंगे ईमानदारी से जिएंगे। अब गोविंद जी पकिया भाई से कहते हैं कि पकिया भाई के पिताजी जब भी उसे देखेंगे तो उन्हें कभी भी उसे देखकर खुशी नहीं होगी और वो शर्म के मारे पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि उनका बेटा गलत चीज़ें करता था। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद पकिया भाई को बहुत बुरा लगता है और वो गोविंद जी को जाने के लिए कह देता है और जाते वक्त उन्हें कुछ पैसे भी देता है, क्योंकि उनका चश्मा टूट गया था। अब ये पैसे लेने से गोविंद जी मना करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गोविंद जी अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी बीवी उन्हें इस हालत में देख लेती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ था। अब गोविंद जी अपनी पत्नी सुहास को सारी चीज़ें बता देते हैं कि मार्केट में क्या क्या हुआ था। अब ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और हमें इन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि इनका एक बेटा है अभय, जो एक IAS ऑफिसर है और वो अपनी बीवी अवनी के साथ इनसे अलग रहता है। अब आज ही अभय और उसकी बीवी अवनी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी सी पार्टी रखी थी। इस पार्टी में अभय ने सारे ही बड़े लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन अपने ही माँ बाबा को इनवाइट नहीं किया था, जिस बात से गोविंद जी उस पर काफ़ी नाराज़ थे। अब गोविंद जी की बीवी उनसे कहती है कि वो सारी नाराज़गी भुलाकर अपने बेटे को हैप्पी एनिवर्सरी विश करे, जिस बात के लिए गोविंद जी पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन फिर अपनी बीवी की वजह से मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं अभय और अवनी को, जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी थी। अब वो लोग शाम की पार्टी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गोविंद जी का कॉल आता है। फिर गोविंद जी अभय और अवनी को हैप्पी एनिवर्सरी विश करते हैं और अभय को घर पे कुछ पैसे भिजवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि आज जब वो मार्केट गए थे तो उनके पास सब्जी लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। अभय अपने ही कामों में बिजी होता है, इसलिए वो गोविंद जी से कहता है कि वो कल पैसे लेकर आ जाएगा। अब इस बात पे गोविंद जी उससे कहते हैं कि वो उन्हें एक सेपरेट अकाउंट बना के दे दे, जिससे वो अपने सारे फाइनेंस को खुद ही हैंडल कर पाए। अब इस बात के लिए अभय मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना ये था कि उसने गोविंद जी के सारे ही पैसों को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है, जिसके वजह से फ्यूचर में उन्हें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभय रेगुलरली गोविंद जी को पैसे भेजता था, इसलिए उसका मानना ये था कि किसी सेपरेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। अब गोविंद जी उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और फिर फ़ोन रख देता है। अब फ़ोन रखने के बाद गोविंद जी देखते हैं कि उनकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं अभय और अवनी को, जो अपने एनिवर्सरी की पार्टी के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर पार्टी में चले जाते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं अभय और अवनी को, जहाँ पर अभय के सिर में दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उसने पार्टी में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। अब अभय दवाई लेकर तैयार होने के लिए जाने ही वाला होता है कि तभी उसे अवनी रोकती है, क्योंकि अभय की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन फिर भी अभय जाने की जिद करता है, क्योंकि आज कुछ भी करके उसे गोविंद जी को पैसे देने थे। अब बातों ही बातों में अवनी अभय से कहती है कि कल रात जब वो CM को रिसीव करने गया था, तभी उसके बाबा ने यानी गोविंद जी ने उसे कॉल किया था, जिस कॉल को अवनी ने उठाया था। फ़ोन पर अवनी गोविंद जी से कहती है कि अभय किसी काम में बिजी है और वो जैसे ही फ्री हो जाएगा वो उसे कॉल करने के लिए बता देगी।
लेकिन पार्टी के चक्कर में ये बात अवनी अभय को बताना ही भूल जाती है। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अभय अवनी पर बहुत गुस्सा हो जाता है। अभय अपने बाबा को कॉल करता है लेकिन उसके बाबा उसका कॉल नहीं उठाते। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद अभय बहुत ही परेशान हो जाता है और फिर अपने घर चले जाता है। अभय घर पहुंचने के बाद अपने माँ बाबा की तबीयत के बारे में उनसे पूछने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी अपनी माँ नज़र नहीं आती। तो वो अपने बाबा से पूछता है कि माँ कहाँ है, जिस पर अभय के बाबा उसे बता देते हैं कि कल रात को ही उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। अब गोविंद जी बताते हैं कि उन्होंने सारा क्रियाक्रम भी रात को ही पूरा कर दिया था। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अभय पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है और फिर रोने लगता है। अभय अपने बाबा से नाराज़ हो जाता है क्योंकि उन्होंने आखिरी बार उसे अपनी माँ को देखने का मौका भी नहीं दिया था। लेकिन उसके बाबा का कहना ये था कि उन्होंने तो अभय को कॉल किया था लेकिन उसने ही कॉल नहीं उठाया। अब गोविंद जी भी अभय से काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर अभय उन्हें एक सेपरेट बैंक अकाउंट बना के देता जिससे वो अपनी बीवी के सारे इलाज का खर्चा उठा पाते तो शायद आज वो जिंदा होती। अब इन दोनों में काफ़ी बहस होने लगती है और फिर अभय अपने घर चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में अभय और अवनी की बातों से हमें ये पता चलता है कि जिस दिन अभय की माँ की मौत हुई थी उस दिन गोविंद जी ने एक अननोन नंबर से भी अवनी को कॉल करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि वो एक अननोन नंबर था तो अवनी ने वो कॉल उठाया नहीं था। अब अभय अवनी से भी नाराज़ हो जाता है क्योंकि अगर वो वक्त पे कॉल उठाती तो शायद वो अपनी माँ की मदद करता और उनकी जान को बचा लेता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोविंद जी को जो एक पुलिस स्टेशन जाकर अपने ही बेटे के खिलाफ एक केस फाइल कर देते हैं कि उनकी बीवी की मौत उनके बेटे की वजह से ही हुई है। अब अभय और अवनी को भी पता चल जाता है कि गोविंद जी ने उनके खिलाफ एक केस फाइल की है क्योंकि ये खबर अब टीवी पर भी आने लगती है कि एक बाप ने अपने ही बेटे के खिलाफ एक केस फाइल कर दी है। अब धीरे धीरे कर कर सबको इस केस के बारे में पता चल जाता है और फिर अभय को भी उसके जॉब पर से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब कोर्ट में मुकदमा चलने लगता है जहां पर गोविंद जी जज से परमिशन लेते हैं कि उनके पास एक वकील तो है जो उनकी मदद करेंगे, लेकिन वो अपनी केस खुद ही लड़ना चाहते हैं। तो इस बात के लिए जज साहब भी उन्हें परमिशन दे देते हैं। अब कोर्ट में केस शुरू हो जाती है जहां पर गोविंद जी अपने सबसे पहले विटनेस को बुलाते हैं जो कि एक डॉक्टर होते हैं जो उनकी बीवी सुहास जी को चेक करने के लिए उनके घर गए थे। अब गोविंद जी अपने फैमिली डॉक्टर से कहते हैं कि जिस दिन आप मेरी बीवी को चेक करने आए थे उस दिन क्या क्या हुआ था आप सबको बता दीजिए। अब डॉक्टर साहब सबको उस दिन क्या क्या हुआ था कहानी बताने लगते हैं कि गोविंद जी की बीवी सुहास जी को जब वो चेक करने गए थे तब उन्हें पता चला कि उन्हें माइल्ड स्ट्रोक आया है और इसीलिए उन्होंने गोविंद जी को अपनी बीवी को एक बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह दी थी। डॉक्टर बताते हैं कि गोविंद जी के पास तो उनकी फ़ीस देने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने उनसे कहा था कि वो उनकी फ़ीस बाद में दे सकते हैं क्योंकि वो उनके रेगुलर पेशेंट थे। अब गोविंद जी का कहना ये था जब उनके पास डॉक्टर की फ़ीस देने के ही पैसे नहीं थे तो वो अपने बीवी को एक बड़े से हॉस्पिटल में कैसे एडमिट करते। अब काफ़ी देर तक इनके सवाल जवाब चलते रहते हैं और फिर जज साहब इन सारे लोगों को एक नेक्स्ट हियरिंग की डेट दे देते हैं। अब कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग में हम उस डॉक्टर को देखते हैं जिनके हॉस्पिटल में सुहास जी को एडमिट किया गया था। अब गोविंद जी जज साहब को बताते हैं जब उनकी बीवी की तबीयत और ख़राब होने लगी थी तो वो उन्हें एक हॉस्पिटल में लेकर गए थे और फिर हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ था आगे की कहानी ये डॉक्टर सबको बताने लगते हैं कि गोविंद जी जब अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल आए थे तब उनके पास हॉस्पिटल में अपनी बीवी को एडमिट कराने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। गोविंद जी डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बीवी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए, लेकिन गोविंद जी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे इसलिए डॉक्टर उन्हें मना करते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल्स के प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट था। अब गोविंद जी डॉक्टर को बताते हैं कि उनका बेटा एक IAS ऑफिसर है और वो उनके सारे पैसे ही पे कर देगा। फिर इसके बाद गोविंद जी अभय को कॉल करते हैं तो वो अपने पार्टी में बिजी होता है क्योंकि वहाँ पर CM आए थे, तो उनका कॉल अवनी उठा लेती है। अब अवनी गोविंद जी से कहती है कि अभय किसी काम में बिजी है इसलिए वो जैसे ही फ्री होगा वो उसे बता देगी उन्हें कॉल करने के लिए। अब गोविंद जी उसे सारी चीज़ें बताने ही लगते हैं कि अवनी उनका कॉल कट कर देती है। अब गोविंद जी कोर्ट में सबको बताते हैं कि पैसे ना होने की वजह से कोई भी डॉक्टर उनकी बीवी को ट्रीट नहीं कर रहा था और उनकी बीवी की हालत और ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इसीलिए वो अपने दोस्त की मदद से अपनी बीवी को एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देते हैं और रास्ते में ही सुहास जी की मौत हो जाती है। अब इस बात पर अभय की तरफ से लड़ने वाले वकील गोविंद जी पर यह एलिगेशन लगा देते हैं कि उन्होंने काफ़ी जल्दबाजी की। अगर वो थोड़ी देर रुकते और अभय की बात डॉक्टर से करा देते और सुहास जी का ट्रीटमेंट उसी हॉस्पिटल में होता तो शायद आज वो जिंदा होती, जिस बात के लिए डॉक्टर भी हाँ कर देते हैं।
अब इस बात पर गोविंद जी सब पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो थोड़ी देर और इंतज़ार करते तो उनकी बीवी की मौत रास्ते में नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल में होती, क्योंकि पैसे ना होने की वजह से कोई भी उनकी बीवी को वैसे भी ट्रीट नहीं करने वाला था। और इसीलिए गोविंद जी अपनी बीवी को एक दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने की कोशिश कर रहे थे कि शायद उन्हें वहाँ पर इलाज मिले और उनकी जान बच सके। अब ये सारी बातें जज साहब सुनते हैं और सारे लोगों को अगले हियरिंग की डेट दे देते हैं। अब इस कोर्ट सेशन के बाद हम देखते हैं कि बाहर मीडिया वाले गोविंद जी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने बिना एक्सपीरियंस के भी एक अच्छे खासे वकील को टक्कर दी थी। अब नेक्स्ट हियरिंग सेशन में हम देखते हैं कि जज साहब गोविंद जी से पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। तो गोविंद जी जज साहब को बताते हैं कि उन्होंने आज तक जितने भी पैसे अभय पर खर्च किए हैं उन्हें वो सारे वापस चाहिए, जिनकी टोटल थी 4,72,86,000 रुपीज़। अब जज साहब गोविंद जी से पूछते हैं कि उन्हें इतनी ऑड अमाउंट क्यों चाहिए। तो गोविंद जी बताते हैं उन्हें ये अमाउंट चाहिए क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली इतने ही पैसे अभय पे खर्च किए थे। अब गोविंद जी उन्हें एग्जैक्टली ये अमाउंट क्यों चाहिए, इसलिए इस अमाउंट का ब्रेकडाउन कोर्ट में सबको बताने लगते हैं। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे अभय छोटा था तब एक दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उसे स्कूल में ही चक्कर आ गया था। इसीलिए अभय को घर भेजा गया था। अब उसे इस हालत में देखने के बाद गोविंद जी और उनकी बीवी परेशान हो जाते हैं और अभय को एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि अभय के हार्ट में एक होल है, जिसके वजह से उसकी जान को खतरा है और इसीलिए उन्हें अभय का ऑपरेशन जल्द से जल्द ही कराना होगा। अब गोविंद जी तो अभय का ऑपरेशन मुंबई में ही कराने वाले थे, लेकिन उनकी बीवी जिद करती है कि अभय का ऑपरेशन एक सिंगापुर के अच्छे से हॉस्पिटल में करा दिया जाए, क्योंकि अभय होने से पहले उनकी एक बेटी थी अनन्या, जिसकी मौत मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हो गई थी। इसलिए वो अभय को लेके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लेकिन बाहर ऑपरेशन कराने के लिए गोविंद जी के पास इतने पैसे नहीं थे। फिर गोविंद जी अपनी अलीबाग वाली प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और उन्हीं पैसों से अभय का ऑपरेशन करवाते हैं। अब जो वकील अभय की तरफ से केस लड़ रहे थे वो गोविंद जी से कहते हैं कि उन्होंने जो पैसे अपने बेटे पर खर्च किए वो सारे पैसे वापस कैसे मांग सकते हैं। तो गोविंद जी उनसे कहते हैं कि जो पैसे उन्होंने सर्जरी पर खर्च किए थे उन्हें वो वापस नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनका फ़र्ज़ था। लेकिन अभय की वजह से उन्हें उनकी अलीबाग वाली प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ा था और इसीलिए उन्हें उस प्रॉपर्टी की आज की जो वैल्यू है वो चाहिए। गोविंद जी कोर्ट में सबको सेकेंड अमाउंट का ब्रेकडाउन बताने लगते हैं, जहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर एक दिन गोविंद जी अपने ऑफिस से आते हैं और सबको बताते हैं कि उन्हें ऑफिस में प्रमोशन मिल गया है और इसी की वजह से उन्हें अपने फैमिली के साथ हमेशा के लिए अमरावती शिफ्ट होना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें सुनकर अभय बहुत नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसके सारे दोस्त और उसकी स्कूल तो मुंबई में ही थे और अभय की वजह से फिर गोविंद जी अपने प्रमोशन को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर वो प्रमोशन गोविंद जी लेते तो उन्हें हर महीने 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते, लेकिन अभय की वजह से उन्होंने उस प्रमोशन को रिजेक्ट कर दिया। तो गोविंद जी चाहते थे कि जितने भी अमाउंट का उन्हें लॉस हुआ है वो सारे पैसे अभय उन्हें वापस कर दे। अब गोविंद जी सबको थर्ड अमाउंट का ब्रेकडाउन बताने लगते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अभय हमेशा से ये एक IAS ऑफिसर बनना चाहता था और IAS के लिए उसे एक अच्छा कोचिंग सेंटर भी लगवाना था, जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। गोविंद जी तो इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लिए एक लोन लेते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर कर एक IAS ऑफिसर बन जाए। अब इसी तरीके से ही गोविंद जी अपने हर एक खर्च किए हुए अमाउंट का ब्रेकडाउन देते हैं, जिसकी टोटल 4,72,86,000 रुपीज़ आती है। अब कोर्ट रूम के नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि गोविंद जी सबसे कहते हैं कि उन्होंने जितने भी पैसे अभय पे खर्च किए उन्हें वो इसीलिए वापस चाहिए क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत के बाहर जाकर मेहनत कर कर अभय को बड़ा किया। अभय जब IAS ऑफिसर बन गया तो वो अपने बीवी के साथ अलग रहने लग गया और वो अपने माँ बाप को भी मिलने के लिए कभी कभार ही आता था, जिसके वजह से उसकी माँ काफ़ी टेंशन में रहती थी और शायद इन्हीं टेंशन की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अभय गोविंद जी को पैसे तो प्रोवाइड करता था, लेकिन उनसे मिलने के लिए इतना नहीं जाता था। अब इसी बात से गोविंद जी नाराज़ थे कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने ही ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं और उनके माँ बाप उनके साथ 2 पल बिताने के लिए भी तरस जाते हैं। और इसीलिए गोविंद जी चाहते थे कि जो पैसे उन्होंने इतनी मेहनत से कमाए हैं और जिस इंसान पे खर्च किया, अगर उसे उनकी कदर नहीं है तो उसे उनके सारे पैसे भी वापस कर देने चाहिए। गोविंद जी की बातें सुनने के बाद कोर्ट में बैठे हुए सारे ही लोग इमोशनल हो जाते हैं और फिर गोविंद जी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो वकील अभय की तरफ से लड़ रहे थे वो लोग एक प्लान बनाते हैं और गोविंद जी के साथ रहने वाले एक वकील को अपने टीम में शामिल कर लेते हैं।
अब कोर्ट के अगले सेशन में हम देखते हैं कि विटनेस बॉक्स में अभय को बुलाया जाता है, जहां पर अभय भी अपने वकील के कहने पर एक झूठी गवाही देता है कि उसके बाबा को भूलने की बीमारी है। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद गोविंद जी को भी बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि विटनेस बॉक्स में जो वकील गोविंद जी के साथ काम करते थे उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन वो भी अब अभय के वकील की तरफ हो चुके थे, इसलिए वो भी सबको झूठी गवाही देते हैं कि गोविंद जी को बहुत सी चीज़ें भूलने की बीमारी है। अब ये सारी चीज़ें देखकर गोविंद जी समझ जाते हैं कि इस वकील को अभय के साथ काम करने वाले वकील ने ब्राइब देकर अपने टीम में कर लिया है। अब गोविंद जी इस वकील से शुरू से लेकर अब तक जितने भी कोर्ट सेशंस हुए उन सारे सेशंस की डेट और जानकारी पूछने लगते हैं, तो इस वकील को कुछ भी याद नहीं रहता। तब गोविंद जी कोर्ट में सबके सामने हर एक चीज़ डिटेल में बताते हैं और साबित करते हैं कि उन्हें कोई भी भूलने की बीमारी नहीं है। अब कोर्ट के फाइनल सेशन में हम देखते हैं कि जज साहब सबको अपना फैसला सुना देते हैं, जहां पर उनका कहना ये था कि अभय निर्दोष है, उसकी वजह से उसकी मां की मौत नहीं हुई है। अभय को उसकी मां की हार्ट अटैक की वजह समझकर सज़ा देना गलत है, लेकिन जज का ये भी कहना था कि आज तक गोविंद जी ने जितने भी पैसे अभय पे खर्च किए हैं वो अभय को वापस लौटाने होंगे। अब गोविंद जी आखिरी बार खड़े होते हैं और जज साहब को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता था कि अभय को कभी भी सज़ा नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस इशू को रेस किया ताकि सारे लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो सके। अब गोविंद जी सबसे कहते हैं कि माँ बाप पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करके अपने ज़िंदगी की सारी कमाई अपने बच्चों पर लगा देते हैं और यही बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप को इग्नोर करते हैं, जिसके वजह से माँ बाप दुखी रहने लगते हैं। गोविंद जी बस चाहते थे कि हर बच्चा अपने माँ बाप की कदर करे और उन्हें सम्मान दे, और इसीलिए उन्होंने इस टॉपिक पर यह केस लड़ी ताकि वो सारे लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सके। हम देखते हैं कुछ दिनों बाद गोविंद जी अभय को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। अब ये सारी चीज़ें सुनकर अभय शॉक्ड रह जाता है। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अभय बहुत खुश होता है और ये बात अवनी को बता देता है, लेकिन ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अवनी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि इस कोर्ट केस के चक्कर में उसकी मोहल्ले में काफ़ी बदनामी हो गई थी। इसीलिए अवनी अब डिसाइड करती है कि गोविंद जी के खिलाफ वो खुद केस फाइल करेगी और जितने भी पैसे उन्होंने गोविंद जी को दिए हैं वो सारे पैसे वो वापस लेगी। अब अभय उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अवनी नहीं मानती। फिर हम देखते हैं कि गोविंद जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये केस फिर से एक बार रीओपन होती है, जहाँ पर अवनी कोर्ट में सबको बताती है कि कैसे इस केस की वजह से उसकी पूरी सोसाइटी में बदनामी हो गई। फिर हम देखते हैं कि गोविंद जी की तरफ से लड़ने वाले वकील जी विटनेस बॉक्स में पक्या भाई को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था वो सारी सच्चाई लोगों को बता दे। अब इस कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि पक्या भाई के लिए काम करने वाले एक इंसान ने गोविंद जी का चश्मा तोड़ दिया था। अब जब एक नया चश्मा देने के लिए पक्या भाई गोविंद जी के घर पे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गोविंद जी की बीवी को हार्ट अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। फिर पक्या भाई भी गोविंद जी को ढूंढते हुए एक हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें गोविंद जी मिलते हैं। अब वो गोविंद जी से उनकी बीवी के बारे में पूछताछ कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर डॉक्टर साहब आते हैं और उन्हें बताते हैं कि गोविंद जी की बीवी की मौत हो चुकी है। अब अपनी बीवी को ऐसे देखकर गोविंद जी को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगते हैं। तभी पक्या भाई डॉक्टर से कहते हैं कि वो सुहास जी को एक शॉक दे जिसकी वजह से शायद उनकी जान वापस आ जाए। जब डॉक्टर बात नहीं मानते तो पक्या भाई अपनी गन निकालते हैं और डॉक्टर को धमकी देते हैं। अब इसीलिए डॉक्टर को मजबूरी में मानना पड़ता है और वो सुहास जी को शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, जिनकी वजह से वो फिर से जिंदा हो जाती है। अब इस बात से गोविंद जी बहुत खुश हो जाते हैं और पक्या भाई को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि आज पक्या भाई की वजह से ही उनकी बीवी की ज़िंदगी बच गई थी। लेकिन गोविंद जी अभी भी अभय पर नाराज़ होते हैं क्योंकि उसने उन्हें टाइम पर पैसे नहीं दिए थे, जिसके चलते आज सुहास जी की मौत भी हो सकती थी। अब गोविंद जी अभय पर बहुत गुस्सा होते हैं और फिर पक्या भाई की मदद से अपनी ही बीवी का एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं, जिसकी वजह से वो अभय के खिलाफ एक केस फाइल कर सके। अब इसी के साथ कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि गोविंद जी ने ये सारी चीज़ें इसीलिए की थी क्योंकि अभय अपने माँ बाबा के साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड करता था, तो उसकी माँ डिप्रेस रहने लगी थी और अभय ही गोविंद जी के सारे पैसों को भी हैंडल कर रहा था। और आज जब गोविंद जी को पैसों की ज़रूरत थी तो उनके बीवी का खर्चा उठाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। अब पैसे ना होने की वजह से कोई भी डॉक्टर सुहास जी को ऑपरेट ही नहीं कर रहा था और उनकी तो मौत हो गई थी। वो तो पक्या भाई के कहने पर उस डॉक्टर ने उन्हें शॉक की ट्रीटमेंट दी और वो फिर से जिंदा हो गई। अब गोविंद जी सबको कोर्ट में बताते हैं कि जो पैसे उन्होंने अभय से लिए थे उन्होंने उसी पैसों से एक जगह पर सारे बूढ़े लोगों के लिए ओल्ड इज गोल्ड नाम का एक आश्रम बनाया है, जहाँ पर बूढ़े लोगों के लिए स्विमिंग पूल, टीवी, गेम्स ऐसे बहुत सारी चीज़ों का अरेंज किया है ताकि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से और खुशी से बिता सके।
गोविंद जी की बातें सुनने के बाद अवनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबके सामने इस केस को विड्रॉ करती है और उनसे माफ़ी मांगती है। लेकिन फिर भी एक झूठी केस फाइल करने के वजह से कोर्ट वाले गोविंद जी को 6 महीनों के लिए जेल में रहने की सज़ा सुना देते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं उसी आश्रम को जो गोविंद जी ने बूढ़े लोगों के लिए ओपन किया था, जहाँ पर सारे ही लोग बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और गोविंद जी को भी 6 महीनों के बाद जेल से रिलीज़ कर लिया गया था। अब इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अभय भी इस आश्रम को विजिट करता है और सारे लोगों के लिए गाना गाता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इनमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सारी क्लियर हो गई थी और ये सारे लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लग गए थे। इसी के साथ ये कहानी एक हैप्पी नोट पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।